नमस्कार। आज हम हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे ताज़ा विवाद की पड़ताल करेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई चुनावी गणित के एक आरोप से, लेकिन उसका अंत हुआ 750 किसानों की शहादत की जिम्मेदारी पर। और ये दिखाता है कि हरियाणा की सियासत में जो आग है वो अभी ठंडी नहीं हुई है। किसान आंदोलन एक ऐसा जख्म छोड़ गया है जो अभी तक भरा नहीं है। सही बात है। और आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी राजनीतिक चिंगारी भी उस जख्म को कुरेद कर एक बड़े भावनात्मक मुद्दे में बदल सकती है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये बयानबाजी हमें हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में असल में क्या बता रही है। हमारी ये पूरी पड़ताल एक रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की एक रैली और उस पर कांग्रेस की जो जवाबी कार्रवाई हुई उसका पूरा कच्चा चिट्ठा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 7 दिसंबर 2025 से। जेजेपी अपने स्थापना दिवस पर जुलाना में एक रैली कर रही थी जी। मंच पर थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला और उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन उनका तरीका बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स। इसका मतलब क्या था और निशाना कौन था? ये निशाना बहुत सोचा समझा था। देखिए, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कहकर दुष्यंत चौटाला असल में ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के कुछ बड़े दिल्ली में बैठने वाले नेताओं ने बंद कमरों में ऐसी डील की, ऐसी रणनीति बनाई जिससे हरियाणा में कांग्रेस हार जाए और बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचे। तो उनका इशारा साफ था कि जमीन पर जो कांग्रेसी नेता मेहनत कर रहे थे, बिल्कुल उनकी मेहनत पर इन ड्राइंग रूम वाले नेताओं ने पानी फेर दिया। ये तो अपनी ही पार्टी में भितरघात का सीधा सीधा आरोप है, लेकिन नेता तो अक्सर ऐसे हवाई आरोप लगाते ही हैं। क्या उन्होंने अपनी बात को वजन देने के लिए कोई सबूत, कोई उदाहरण भी दिया? हाँ, और यहीं पर यह मामला गंभीर हो जाता है। उन्होंने हवा में तीर नहीं चलाया, उन्होंने बाकायदा 3 विधानसभा सीटों का नाम लिया, नारनौंद, उकलाना और राई। नारनौंद, उकलाना और राई, ठीक है। उनका तर्क ये था कि इन सीटों पर कुमारी सैलजा की सलाह को नजरअंदाज किया गया और टिकट गलत लोगों को दे दिए गए। दुष्यंत का दावा था कि अगर कांग्रेस साला कमान ने सैलजा की बात मान ली होती तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी की नहीं। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझते हैं। तो दुष्यंत चौटाला ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई गलती हुई, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के एक गुट ने जानबूझकर अपनी ही पार्टी को हरवाया ताकि बीजेपी जीत सके। ये तो बहुत ही बड़ा इल्जाम है। बिल्कुल, यही इस आरोप का सार है कि ये कोई चुनावी चूक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कुछ नेताओं के निजी स्वार्थ वो पार्टी के भविष्य पर भारी पड़ गए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दुष्यंत चौटाला को अचानक से कांग्रेस के इस अंदरूनी झगड़े में इतनी दिलचस्पी क्यों आ गए? मतलब जेजेपी के लिए इस रणनीति में क्या फायदा है? ये एक बहुत दिलचस्प रणनीति है और इसके पीछे जेजेपी की अपनी राजनीतिक मजबूरी भी है। देखिए, किसान आंदोलन के बाद से खासकर ग्रामीण और जाट वोटरों के बीच जेजेपी की जमीन खिसकी है। हाँ, ये तो है। बीजेपी के साथ सरकार में रहने की उन्हें एक बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के उसी ग्रामीण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि देखो, कांग्रेस में जमीनी नेताओं की कोई कदर नहीं है, वहां तो सिर्फ ड्राइंग रूम वाले नेताओं की चलती है, ताकि जो भी असंतुष्ट कांग्रेसी नेता या वोटर हैं वो जेजेपी को एक विकल्प के तौर पर देखें। मतलब ये कांग्रेस पर हमला कम और उसके वोट बैंक पर डोरे डालने की कोशिश ज्यादा है। हाँ। तो जब इतना बड़ा और सोचा समझा हमला हुआ तो कांग्रेस की तरफ से जवाब कैसे आया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठे होंगे। अरे चुप बैठना तो दूर की बात है, जवाब कुछ ही घंटों में आया और ऐसा आया कि उसने पूरी बहस का रुख ही मोड़ दिया। अच्छा, किसने मोर्चा संभाला? मोर्चा संभाला नारनौंद से कांग्रेस विधायक जसबीर सिंह जस्सी पेटवाड़ ने, और उन्होंने शुरुआत ही दुष्यंत चौटाला पर एक बेहद निजी हमले से की। तो मतलब पेटवाड़ ने सिर्फ राजनीतिक जवाब नहीं दिया, उन्होंने दुष्यंत चौटाला के कद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने लड़ाई को रणनीति से हटाकर विरासत और अहंकार के मैदान में खींच लिया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पेटवाड़ ने कहा कि दुष्यंत चौटाला खुद को चौधरी छोटू राम और तो और अपने ही परदादा ताऊ देवीलाल, जो किसान राजनीति के इतने बड़े चेहरे थे, हाँ, उनसे भी बड़ा समझने की भूल कर रहे हैं। ये सीधा सीधा परिवार की विरासत और राजनीतिक हैसियत पर हमला था। एक तरह से वो ये कह रहे थे कि आप अभी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं कि हरियाणा की राजनीति पर इस तरह के फैसले सुनाएं। तो व्यक्तिगत हमले के बाद क्या वो दुष्यंत के राजनीतिक दावों पर आए? क्योंकि असली लड़ाई तो वहीं थी।
हाँ, और यहाँ उन्होंने आंकड़ों का सहारा लिया। उनका मकसद सिर्फ दुष्यंत के आरोपों का जवाब देना नहीं था, बल्कि जेजेपी की जो राजनीतिक जमीन है उसी पर सवाल खड़ा करना था। अच्छा। उन्होंने 2 ऐसे दावे किए जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सुनना बहुत बहुत चुभने वाला होगा। वो क्या दावे थे? पहला, उन्होंने कहा कि अकेले उकलाना विधानसभा में कांग्रेस को जितने वोट मिले उतने वोट दुष्यंत चौटाला की पूरी जेजेपी को प्रदेश की 90 में से 89 सीटों पर भी नहीं मिले। एक में 89 सीटों पर भी नहीं? जी। और दूसरा दावा तो और भी ज्यादा व्यक्तिगत था कि अकेले नारनौंद की जनता ने उन्हें मतलब जस्सी को जितने वोट दिए उतने वोट जेजेपी को पूरे हरियाणा में नहीं मिले। ये तो सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, इसका असली मकसद तो जेजेपी के उस मूल दावे पर चोट करना है कि वो किसानों और ग्रामीण हरियाणा की सबसे बड़ी आवाज हैं। बिल्कुल। अगर एक विधानसभा सीट के वोट जेजेपी के पूरे प्रदेश के वोटों पर भारी पड़ रहे हैं तो ये तो सीधे सीधे उनके जनाधार की पूरी कहानी को ही चुनौती देता है। यही इसका असली निशाना था। और इसी बात को और तीखा बनाने के लिए उन्होंने एक लाइन जोड़ी। क्या? उन्होंने कहा, सीटें सौदेबाजी से नहीं जनता के भरोसे से जीती जाती हैं। अब ये जो सौदेबाजी शब्द है ये यहाँ बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया था। क्यों? इस शब्द में ऐसा क्या खास था? क्योंकि इसके तुरंत बाद पिटवाड़ ने 2018 का एक पुराना जख्म कुरेद दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे 2018 में दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बीजेपी से सौदेबाजी और पैसे के लिए इंडियन नेशनल लोकदल मतलब INLD को तोड़ा था, जो चौटाला परिवार की ही अपनी पुरानी पार्टी थी। हाँ, वही। पिटवाड़ ये याद दिला रहे थे कि पार्टी तोड़ने और सौदेबाजी का इतिहास पुराना है और अगर 2018 में वो टूट न हुई होती तो 2019 में शायद INLD की ही सरकार बनती। तो वो सौदेबाजी शब्द सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि वो दुष्यंत की पूरी राजनीतिक यात्रा पर एक सवालिया निशान लगा रहा था। लेकिन ये सब मतलब आंकड़े, इतिहास, व्यक्तिगत हमले, ये सब उस चीज के सामने फीके पड़ गए जहां ये लड़ाई इसके बाद पहुंची। सही कहा। क्योंकि इसके बाद किसान आंदोलन का जिक्र आया और यहां से ये टकराव एक राजनीतिक बहस न रहकर एक नैतिक और भावनात्मक जंग में बदल गया। जस्सी पेटवाई ने एक ऐसा आरोप लगाया जो हरियाणा की राजनीति में शायद ही किसी ने किसी पर लगाया हो। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को 750 किसानों की शहादत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा दिया। एक मिनट, 750 किसानों की शहादत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार? ये तो राजनीतिक आरोप से कहीं ज्यादा है। ये तो एक नैतिक फैसला सुनाने जैसा है। हाँ, किसी भी राजनेता के लिए इससे बड़ा इल्जाम तो हो ही नहीं सकता। इसके पीछे उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने सिर्फ एक लाइन कहकर इसे खत्म नहीं किया, उन्होंने एक एक करके कई तर्क रखे। उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि अगर दुष्यंत चौटाला ने सत्ता के लालच में बीजेपी को समर्थन न दिया होता और सरकार गिरा दी होती, बिल्कुल, तो केंद्र सरकार पर दबाव बनता, शायद वो 3 कृषि कानून वापस हो जाते और वो 750 किसान आज जिंदा होते। तो उनका कहना यह था कि दुष्यंत के समर्थन का वो जो सुरक्षा कवच था उसी ने बीजेपी सरकार को किसानों की परवाह किए बिना टिके रहने की हिम्मत दी। बिल्कुल, यही उनका मुख्य तर्क था। इसके बाद उन्होंने उन घटनाओं की याद दिलाई जो हरियाणा के लोगों के जहन में अभी भी ताजा हैं। पिपली, हिसार और जींद में किसानों पर हुआ लाठीचार्ज। हाँ, वो घटनाएं तो। उन्होंने ये भी दावा किया कि आंदोलन के दौरान 150 से ज्यादा किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा और हर बार दुष्यंत सत्ता में चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दुष्यंत ने कभी उन काले कानूनों के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला। इस सारे आरोप भावनात्मक रूप से बहुत बहुत शक्तिशाली हैं, खासकर उस प्रदेश में जिसने किसान आंदोलन को सबसे करीब से देखा और भोगा है। और पेटवाड़ यही नहीं रुके, उन्होंने उस आरोप पर बात खत्म की जो शायद किसानों के लिए सबसे ज्यादा अपमानजनक था। उन्होंने दावा किया कि दुष्यंत चौटाला ने कथित तौर पर आंदोलन में बैठे अन्नदाताओं को शराबी कबाबी तक कह दिया था। वो शब्द शराबी कबाबी, ये शब्द दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच की जो खाई है वो कितनी गहरी और कितनी व्यक्तिगत हो गई थी। जी, ये सिर्फ नीतियों का विरोध नहीं था, ये एक दूसरे के सम्मान पर हमला था। और रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का भी जिक्र है। हाँ, इस भावनात्मक हमले को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार का एंगल भी जोड़ा। पेटवाड़ ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए दुष्यंत ने जो 11 बड़े मलाईदार विभाग अपने पास रखे थे उनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ। तो कुल मिलाकर उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिसमें नैतिक जिम्मेदारी, किसानों का अपमान,
पुराना धोखा और मौजूदा भ्रष्टाचार सब कुछ शामिल था। तो तस्वीर अब पूरी तरह साफ है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला है जो कांग्रेस की अंदरूनी फूट को हरा देकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस का पलटवार है जो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, नहीं बल्कि दुष्यंत को 750 किसानों की मौत का नैतिक जिम्मेदार ठहराकर उन्हें राजनीति के कटघरे में खड़ा कर रहा है। और ये जुबानी जंग हमें एक बहुत बड़ी बात बताती है। ये दिखाती है कि हरियाणा की राजनीति में किसान आंदोलन सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये आज भी एक जीवित धधकता हुआ मुद्दा है। सही बात है। ये एक ऐसा नैतिक पैमाना बन गया है जिस पर हर नेता को तौला जा रहा है, और राजनीतिक दल इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विरोधियों की साख पर हमला करने के लिए। और शायद इसीलिए इतना खतरनाक हथियार भी है, क्योंकि जब आप 750 मौतों की बात करते हैं तो फिर तर्क और आंकड़ों की जगह भावनाएं ले लेती हैं, और कोई भी तार्किक बहस बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, ये टकराव दिखाता है कि हरियाणा में पार्टियों की पहचान और नेताओं का भविष्य आज भी इस बात से तय हो रहा है कि वो किसान आंदोलन के दौरान कहाँ खड़े थे। ये एक ऐसी लकीर है जिसने राजनीति को 2 हिस्सों में बांट दिया है, और वो लकीर अभी मिटी नहीं है। तो इस पूरी गहरी और जटिल बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से परे ये टकराव हरियाणा के समाज पर किसान आंदोलन के स्थायी असर के बारे में क्या कहता है। ये सिर्फ राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, ये समाज में आई एक गहरी दरार को भी दिखाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये दरार भविष्य में और गहरी होगी, या इसे भरने का कोई रास्ता निकलेगा, और आने वाले समय में राजनीति इस जख्म को भरेगी या इसे और कुरेदती रहेगी।